नमस्कार दोस्तों। 19 मई से राजनीति विज्ञान का एक नया फाउंडेशन बैच आरंभ हो रहा है और आप सभी का स्वागत है। धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच क्या फ़र्क है? धन विधेयक क्या है? अब सीधी सी बात है, एक है धन विधेयक की विषय वस्तु। हाँ, कहाँ पे महत्वपूर्ण बात है याद रखने की बात कि आप मनी बिल को याद रखो, ये महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। और ये हमें याद नहीं हो पाता अगर हम आपसे पूछें कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की विषय वस्तु क्या है, क्या क्या धन विधेयक दिया गया है, तो याद करने का तरीका आपको बताते हैं। पहला, कोई भी ऐसा चीज जो करारोपण से संबंधित होगा, टैक्स लगाना, हटाना, खत्म कर देना, यह धन विधेयक होगा। कोई भी ऐसा विधेयक, कोई भी ऐसा विधेयक जो उधार लेने से संबंधित होगा, वो धन विधेयक में आएगा। भाई यही तो मामला है धन विधेयक का, और इसमें रटने की आवश्यकता नहीं। धन विधेयक का मतलब ऐसा विधेयक जिसमें पैसे का मामला हो, तो करारोपण कोई मामला होगा, उधार का मामला होगा, और क्या होगा, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। अब संचित निधि ये भी बैंक है भाई। भारतीय सरकार के 3 गुल्लक हैं, भारत सरकार के 3 गुल्लक हैं, भारत की संचित निधि, लोकलेखा और आकस्मिक निधि, ये 3 गुल्लक हैं। आपके पास भी गुल्लक होंगे, इसमें पैसा आप रखते होंगे, वैसे भारतीय सरकार गुल्लक है। तो भारत की संचित निधि, लोकलेखा और आकस्मिक निधि, ये 3 गुल्लक हैं। तो भारत की संचित निधि से वित्त का विनियोग, भारत की संचित निधि से वित्त का विनियोग, और दूसरा, भारत की संचित निधि से संचित निधि एवं लोक लेखा, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, कस्टडी। अब देखिए ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, और क्या बड़ा सिंपल तरीका है। 5वां है भारत की संचित निधि और भारत की संचित निधि और लोक लेखा निधि में राशियों की प्राप्ति। बहुत ध्यान से देखेंगे, संचित निधि तीनों जगह आ रही है, यहाँ भी संचित निधि आ रही है, यहाँ भी संचित निधि आ रही है, और अगली भी संचित निधि आएगी। बाकी उसके अलावा चीज बदल जा रही है। यहाँ क्या है, विनियोग, यहाँ क्या है, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, कस्टडी, मतलब उसको रखे रहना, अपने पास जमा करके रखा। विनियोग का मतलब भारत के संचित से पैसा निकाल लेना, और संचित में पैसा कौन जाता है, जो टैक्स हमने दिया, जो हमने उधार लिया, वो सारा पैसा संचित निधि में। आकस्मिक निधि क्या है, जरूरत के लिए पैसा खर्च करेंगे। लोकलेखा क्या है, हमारा पैसा है, हमने कोई LIC खरीदा, बॉन्ड खरीदा, तो उसमें जो हमने पैसा दिया वो सरकार के पास जमा है, जब चाहे हम ले लेंगे। टैक्स का पैसा आप ले नहीं सकते, टैक्स पर दे दिया तो नहीं मुझे वापस करो, नहीं। तो संचित निधि है। तो उसके बाद कहा गया रिसिट, यानी ये विषय वस्तु है। हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया। 5वां बता दें कि भारत की संचित निधि और लोक लेखा, यहाँ संचित निधि के साथ क्या लग गया, लोक लेखा। भारत की संचित निधि और लोक लेखा में राशियों की प्राप्ति, प्राप्ति यहाँ मूल मुद्दा आ गया, रिसिट। कोई पैसा मिल रहा है तो उसको हम रखें कहाँ, तो और उसके बाद है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, यही है धन विधेयक की विषय वस्तु।
यानी कोई विधेयक धन विधेयक कहलाएगा अगर इसमें से कोई चीज रिलेटेड होगी, इनमें से किसी में से भी, कोई भी एक, सभी। और लेकिन इसके अलावा धन विधेयक के बारे में ये कहा गया है कि अंतिमतः धन विधेयक से कौन प्रमाणित करेगा? स्पीकर। और क्यों ऐसा कर दिया गया? स्पीकर ही प्रमाणित करेगा। उसका कारण है, ये तो आपने देखा धन विधेयक, लेकिन धन विधेयक की विषय वस्तु के साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि धन विधेयक की पारित करने की सदन में प्रक्रिया क्या है। मैं किसी विधेयक के दो तत्व होते हैं, एक तो विषय वस्तु, एक धन विधेयक का क्या है? विषय वस्तु। दूसरा धन विधेयक का क्या है? प्रक्रिया। अब प्रक्रिया क्या है? आप याद रखिए, धन विधेयक की प्रक्रिया सामान्य विधेयक से अलग है। भाई धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के बीच अंतर समझना है, पहले हम देख लेंगे विषय वस्तु, उसके बाद प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है? धन विधेयक में धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, ये प्रक्रिया है। सामान्य विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, याद रखिए। ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाएगा। धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। धन विधेयक राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। इसका मतलब समझ लीजिए कि धन विधेयक के बारे में कोई संयुक्त बैठक हो ही नहीं सकता, संयुक्त बैठक नहीं हो सकता, और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करेगा, इसे रिजेक्ट कर सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। इसको हाँ कह देगा, ना कह देगा, और आज तक कभी ना किया नहीं, क्योंकि संसदीय शासन के साथ हमें परंपरा भी देखनी है, अन्यथा तो हम कह देंगे राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है। ऐसा हम राष्ट्रपति के साथ पढ़ लेंगे। तो अब आप देखेंगे धन विधेयक पारित करने की जो भी प्रक्रिया है वो सामान्य विधेयक जैसी नहीं है, इसलिए धन विधेयक की विषय वस्तु भी अलग है, प्रक्रिया भी अलग है। तो प्रक्रिया कैसी है कि इसमें राज्यसभा केवल इसमें 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन तक इसे राज्यसभा पारित न करे तो मान लिया जाएगा दोनों सदन ने पारित कर दिया, इसलिए कभी संयुक्त बैठक हो नहीं सकती इसमें। इसे धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की द्वितीयक भूमिका हो जाती है, इसलिए आधार अधिनियम जब धन विधेयक के रूप में सर्टिफाई किया गया तो यही तो विवाद आया कि आधार अधिनियम धन विधेयक के रूप में इसलिए सर्टिफाई किया गया कि इसमें राज्यसभा की भूमिका को हम खत्म करना चाहते थे, राज्यसभा की भूमिका को उपेक्षा करना चाहते थे। अब राज्यसभा की भूमिका क्या है ये बात हमें पता है। अब जरा वित्तीय विधेयक पर आ जाइए, ये तो धन विधेयक हो गया। अब है फाइनेंशियल बिल। आप याद रखिए, आपको फिर याद दिला दें, जब हम बजट पारित करने की प्रक्रिया हमने बताया था आपको कैसे स्टेज चलता है बजट पारित करने में, फैक्चुअल ही मामला है। उसमें जब धन विधेयक को पढ़ेंगे तो जब बजट पारित करने की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो बजट में एक आता है विनियोग विधेयक, एक आता है वित्त विधेयक। विनियोग विधेयक भी धन विधेयक है, वित्त विधेयक भी धन विधेयक है। आप कहेंगे क्यों? टैक्स के अंत में जो टैक्सेशन का बजट के अंत में जो टैक्सेशन का प्रावधान है 110 में क्या लिखा गया है? कोई विषय जो करारोपण से संबंधित हो, तो वित्त विधेयक तो करों का संग्रह होता है। हम क्या फाइनेंस बिल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, फाइनेंशियल बिल का नहीं। हम यहाँ वित्तीय विधेयक का क्या अनुवाद ले रहे हैं? फाइनेंशियल बिल। कई किताबों में इस अनुवाद को लेकर गड़बड़ी है, क्योंकि इंग्लिश में तो कई लोगों ने इंग्लिश में फाइनेंस और फाइनेंशियल का अंतर नहीं किया, तो फाइनेंशियल बिल का भी अनुवाद वित्तीय विधेयक कर दिया, फाइनेंस का भी अनुवाद वित्तीय विधेयक, जबकि फाइनेंस बिल का मतलब वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल का मतलब वित्तीय विधेयक। और दूसरा विनियोग विधेयक वित्तीय क्यों है? भारत की संचित निधि से विनियोग, ये धन विधेयक है, 110 में लिखा गया है। यानी वित्त विधेयक क्यों है? 110 की विषय वस्तु है। विनियोग विधेयक क्यों है? 110 की विषय वस्तु है। ये बात हो गई। अब हमें क्या देखना है? वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल। और ये सब बातें किताब में लिखी भी गई हैं बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप पढ़ेंगे तो एक बात का समाधान मिल जाएगा। और हम तो ये कोशिश करते हैं कि अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आप फैक्ट खूब अपने से पढ़ें। अगर फैक्ट में बताना पड़ गया तो फिर
अब समझिए फिर पढ़ाने का मजा नहीं है, हमें तो कॉन्सेप्ट बताना चाहिए आपको। तो वित्तीय विधेयक देखिए दो श्रेणी के हैं। पहला, प्रथम श्रेणी का वित्तीय विधेयक कौन सा है, और वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 में है, अगर अनुच्छेद आप जानना चाहें तो। प्रथम श्रेणी का वित्तीय विधेयक कौन सा, पहला ए है, जिससे केवल ये बात लिखी गई है कि जहां एक विषय, और प्रथम का मतलब है उसकी विषय वस्तु क्या है। जरा देख लें कि आखिर इसमें क्या लिखा होगा, विधेयक का विषय वस्तु होगा क्या। तो इसमें क्या होगा, एक विषय धन विधेयक से होगा। एक विषय धन विधेयक या अनुच्छेद 110 का जुड़ा हुआ एक विषय होगा। लेकिन उसके अलावा कोई प्रशासनिक मुद्दा भी इससे जुड़ा होगा। प्रशासनिक का मतलब है गैर धन विधेयक का। अब ये इसलिए ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि धन का मामला कहाँ है, वित्त का मामला कहाँ है, गैर वित्तीय मामला कहाँ है। इसलिए तो स्पीकर को सर्टिफाई करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए, और आधार अधिनियम के बारे में यही हुआ। आधार में पैसे की बात कुछ थी, लेकिन उसके अलावा सामाजिक न्याय की बात थी, वस्तुओं के वितरण की बात थी। तो लोगों का, अरे भाई पैसे के साथ साथ इसमें प्रशासनिक मामले हैं। प्रशासनिक का मतलब है गैर वित्तीय मामला है, गैर धन का मामला है, तो आप इसे वित्तीय विधेयक सर्टिफाई करो। अब सवाल है, अब इस वित्तीय विधेयक की विषय वस्तु हमने देख ली, धन प्लस उसके अलावा, जबकि 110 में केवल धन की बात आती है, पैसे की बात आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब चूंकि इसमें आधा धन विधेयक का पार्ट है, आधा गैर धन विधेयक है, इसे प्रक्रिया भी अलग अलग आ जाएगी। इसमें आधी प्रक्रिया, अगर इस प्रक्रिया देखिए सदन कैसे इसे पारित करेगा, तो इस प्रक्रिया की बात करेंगे तो आधी प्रक्रिया कैसी होगी, धन विधेयक जैसी। जैसे इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ये धन विधेयक का मामला हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, ये भी धन विधेयक की प्रक्रिया हो गई। लेकिन अब देखिए इसमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो धन विधेयक से संबंधित नहीं है। तो इसमें राज्यसभा को संशोधन का अधिकार है, इसमें राज्यसभा को समान सकती है। अब एक बात हमने कह दिया, राज्यसभा को समान सकती है, इसका मतलब है राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक नहीं, इसे रोक सकती है। अब राज्यसभा इसे संशोधन कर सकती है, क्योंकि धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन कर ही नहीं सकती। धन विधेयक में राज्यसभा कोई चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं कर सकती। कटौती प्रस्ताव राज्यसभा में लाया नहीं जाता, अनुदान की मांग राज्यसभा में नहीं लाई जाती। अनुदान की मांग का मतलब पैसे खर्च करने की मांग, पैसे, वो सब मांग राज्यसभा में चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं होगा। बजट से संबंधित कोई मतदान राज्यसभा में नहीं होता, यह हमेशा याद रखिए। और इसीलिए मंत्रिपरिषद को कौन नियंत्रित करती है, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा ही तो लोगों का सदन है और लोगों का ही पैसा है। भाई राज्यसभा तो राज्यों का सदन है, पैसे वाला सदन थोड़ी है। और पैसा लोगों का होता है, राज्य का नहीं होता। तो इसमें जितना भी राज्यसभा को समान भूमिका है, समान सकती है, तो इसमें राज्यसभा संशोधन कर सकती है, ज्वाइंट सेशन होगा, और 14 दिन की बाध्यता इसमें नहीं है। इसलिए इसकी प्रक्रिया में इसलिए वित्तीय विधेयक की पहली श्रेणी क्या है, आधी प्रक्रिया धन विधेयक की, आधी प्रक्रिया सामान्य विधेयक की, आधी विषय वस्तु धन विधेयक की, आधी विषय वस्तु सामान्य विधेयक की। अब बताइए ये मेंस का सवाल कहाँ पूछा जाएगा, इतना टेक्निकल है, और पीटी का सवाल होगा ही नहीं, इतनी उलझी हुई बात है। अब दूसरी श्रेणी क्या है, अब जरा दूसरी श्रेणी देख लें। वित्तीय विधेयक की दूसरी श्रेणी की पहले देखें कि विषय वस्तु क्या है। जो दूसरी श्रेणी की विषय वस्तु है उसमें केवल एक ही बात है कि भारत की संचित निधि से व्यय, यानी वो ऐसा लगता है कि जो द्वितीय धन विधेयक से कुछ मिलता है, जो भारत की संचित निधि से व्यय होगा वो, मतलब अब बहुत ध्यान से देखिएगा, धन विधेयक में लिखा गया है भारत की संचित निधि से व्यय नहीं, विनियोग, एप्रोप्रिएशन। संविधान में शब्दों का मत होता है। जब बार बार हम कहते हैं यार इत्मीनान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, तो ज़्यादातर लोग तो पीटी में ही गलती कर जाते हैं, हड़बड़ी में पढ़ते हैं।
यहाँ भारत की संचित निधि से व्यय लिखा है, यहाँ विनियोग लिखा है। एक्सपेंडिचर और निकालने में तो फर्क होता है। व्यय का मतलब खर्च करना, विनियोग का मतलब निकालना। इसीलिए आपको याद दिला दें, अनुच्छेद वित्तीय विधेयक की दूसरी श्रेणी में तो धन विधेयक का कोई विषय वस्तु नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मिलता है, जैसा लगता है धन विधेयक जैसा है, कोई विषय वस्तु ही नहीं है। तो धन का मामला नहीं है तो कहीं न कहीं वो फिर सामान्य विधेयक की बात आएगी। विषय वस्तु में तो ऐसा है कि संचित निधि से व्यय केवल एक्सपेंडिचर। अब कह सकते हैं संचित निधि का मामला है तो कहीं न कहीं धन का मामला ही है, लेकिन वो धन विधेयक से संबंधित कोई विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि धन विधेयक में अनुच्छेद 110 में संचित निधि से व्यय की बात नहीं की गई है। हाँ, बस लास्ट में अब जरा उसकी प्रक्रिया देख लें, तो इसके सदन के पारित होने की प्रक्रिया क्या होगी? विषय वस्तु हमने समझ लिया, तो प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया, इसमें केवल एक ऐसी प्रक्रिया है जो धन विधेयक से थोड़ा सा मिलती जुलती है। हमने फिर कहा है नहीं कि वो राष्ट्रपति इस पर विचार के लिए सदन से अनुरोध करेगा। बस ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति इस पर विचार करने के लिए, बहुत ध्यान रखने की बात है। धन विधेयक में क्या है? विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से पूछा जाएगा। यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है, विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व नहीं, विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व सवाल ही पैदा नहीं होता। जब विधेयक सदन में पड़ा है तो उसके बाद राष्ट्रपति कह देगा उसे विचार कर लेना, इतनी बात है। कह देगा उसे विचार कर लेना तो अनुरोध कर देगा, बाकी कोई बात ऐसी नहीं जो धन विधेयक से संबंधित हो। तो ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये तो कम से कम लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका मतलब है ये विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी सदन में प्रस्तुत होगा, इसका मतलब है कि राज्यसभा की समान भूमिका है। अब राज्यसभा संशोधन कर सकती है। अब राज्यसभा की समान भूमिका जब हमने लिख ही दिया तो संशोधन कर सकती है। 14 दिन का फार्मूला खत्म हो गया और उस पे धन विधेयक को तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता, बाकी वित्तीय विधेयक के लिए इसे कोई आवश्यकता है नहीं। यही है धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के बीच का अंतर।